नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब बेटे ने पिता के खिलाफ की साजिश तो पिता ने क्या किया। रेखा घर के कामों में व्यस्त थी, तभी बाहर बड़ी तेजी से कोलाहल उठा। लगता है आज फिर किसी के यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है। कॉलोनी के आखिर में कुछ मजदूरों के परिवार रहते थे। पुरुष लोग बाहर मजदूरी करते थे और घर की महिलाएं कॉलोनी में लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई का काम करती थी। मजदूरों ने वहीं झोपड़ी डालकर अपना ठिकाना बना लिया था। वहां शाम को आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रेखा ने सोचा वही कुछ हो रहा होगा। यह सोचकर वह फिर काम में व्यस्त हो गई। तभी बाहर से आए उसके पति ने करीब आते हुए, अरे रेखा, सामने जो शर्मा जी रहते हैं वो बाथरूम में गिर पड़े हैं, तुम्हें पता चला? रेखा सब्जी चलाते हुए, कब और कैसे गिर गए? परसों बाथरूम में नहा रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसला और वह सिर के बल गिर पड़े। उनके सर में काफ़ी चोट आई है। रेखा चिंतित होते हुए, किस हॉस्पिटल में है, क्या हाल है उनका? शर्मा जी हॉस्पिटल में नहीं है, अपितु उनका इलाज घर में ही हो रहा है। उनका सीटी स्कैन कराया गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला है। लेकिन उनके बेटे राजन का कहना है कि पापा की उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा है, इसलिए ऑपरेशन कराने में खतरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल का इलाज अस्पताल में कराना चाहिए था। पुनः शोर सुनकर, अरे यह बाहर शोर कैसा हो रहा है? अरे यही तो बता रहा हूँ, उनकी बेटी रूपल आई हुई है। रूपल बार बार शर्मा जी को अस्पताल ले जाने की जिद कर रही है, लेकिन राजन उसकी बात नहीं सुन रहा है। उसका बड़ा भाई भी आया है, वह दोनों मोहल्ले को लोगों से कहकर राजन को फोर्स कर रहे हैं अंकल को अस्पताल ले जाने के लिए। रूपल ने तो एम्बुलेंस भी बुला ली, किंतु राजन ने यह कहते हुए कि अस्पताल में पापा की केयर नहीं हो पाएगी, मैं घर में अच्छे से पापा की देखभाल कर लूँगा, एम्बुलेंस को वापस भेज दिया। इसी बात पर उन लोगों की आपस में बहस और तू मैं हो रही है। राजन का कहना है कि शर्मा जी का इलाज डॉक्टर के हिसाब से ही हो रहा है, ज़्यादा चिंता है तो तुम अपने घर ले जाओ, वहाँ इलाज करा लो। जब दोनों भाई बहन हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर के अंदर जाने लगे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और यह कहते हुए रोक दिया, पापा हमेशा यहीं इसी घर में रहे हैं तो वह अभी भी यहीं अपने घर अपने कमरे में ही रहेंगे, उनका इलाज यहीं पर होगा। यह सब सुनकर रेखा व्यथित और चिंतित हो उठी, क्योंकि शर्मा जी के परिवार के साथ रेखा के बहुत ही अच्छे संबंध थे। आंटी और अंकल का इस परिवार से बहुत स्नेह करते थे। उसका मन नहीं लग रहा था। वह गैस बंद करके शर्मा जी को देखने के लिए निकल आई। बाहर वास्तव में काफ़ी भीड़ थी। रेखा को देखते ही रूपल पास आते हुए बोली, दीदी देखिए चलकर पापा का क्या हाल है। कहते हुए रेखा उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। शर्मा जी कमरे में बिस्तर पर अर्धचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। रेखा उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने आवाज़ देकर कहा, अंकल कैसे हैं आप? रेखा को देखते ही शर्मा अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, नाक में नली पड़ी थी, उनकी सांसें उखड़ रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी क्योंकि वह अस्थमा के मरीज थे, फिर भी उनको ऑक्सीजन नहीं लगी थी। सर की चोट का ऑपरेशन भी नहीं करवाया गया था। उनकी हालत काफ़ी दयनीय सी लग रही थी और इलाज के नाम पर कुछ भी उनके आसपास नहीं था। वह बार बार अपने हाथ के इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वयं को लाचार पाते हुए बिस्तर पर अपना हाथ पटक रहे थे। शर्मा जी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे थे। उनकी इस हालत को देखकर रेखा अपने आंसू न रोक सकी। उनकी हालत देखकर रेखा से नहीं रहा गया तो वह राजन की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि अंकल की हालत काफ़ी सीरियस है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इलाज ढंग से मिलेगा तो यह ठीक हो जाएंगे। दी यही तो मैं भी कह रही हूँ, रूपल व्यंग से बोली। मम्मी का सारा जेवर रुपया तो अपने नाम करवा लिया। हाथ जोड़कर रूधे गले से बोली, भाई पापा का इलाज करवाने दो, न तो हमें हॉस्पिटल ले जाने दे रहे हो और न खुद अस्पताल ले जा रहे हो। राजन अनसुना करके बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अपनी बेबसी से उग्र हो रेखा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ ले जाकर दिखाते हुए, देखो दी, पापा यहीं बाथरूम में गिर पड़े थे, उसने मुझे खबर तक नहीं की। यहीं के किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके मुझे बताया कि पापा की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हो तो देख लो, क्योंकि उनका बचना मुश्किल लगता है। यहाँ आने पर देखा कि पापा की हालत वास्तव में बहुत ख़राब है।
जैसे कि वह रेखा को कुछ दिखाना चाहती थी। रेखा ने देखा बाथरूम बहुत चिकना था, जैसे कि फर्श पर तेल गिरा हुआ लग रहा था। यह शर्मा जी का पर्सनल बाथरूम था। रूपल सुबकते हुए बोली, दी, पापा का क्या हाल राजन ने कर दिया है। वैसे तो पापा बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन आज इस हालत में देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे सवाल पूछते हुए कि पापा ठीक तो हो जाएंगे न दी। रेखा ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक हो जाएंगे। यह सुनते ही रूपल फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगी। यह देखकर राजन रूपल से फ़ोन छीनकर चिल्लाते हुए कहा, पापा का इलाज घर पर ही होगा, यह कहीं नहीं जाएंगे। बाहर भीड़ की तरफ देखते हुए, यह मेरा घर है, यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। राजन सब परिवार खड़ा अपने भाई बहन और मोहल्ले वालों से अकेला मोर्चा ले रहा था और जोर जोर से चिल्लाकर सबकी आवाज़ को दबा रहा था। रेखा रूपल को ढाढ़स बंधाती हुई बाहर निकल आई। घर आकर पति से बोली, जी जानते हो, मुझे लगता है अंकल जी गिरे नहीं, उन्हें गिराया गया है। यह सारी साजिश उन्हें मारने की चल रही है। वह तिल तिल कर मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको सही इलाज न देना किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। इलाज और ऑक्सीजन न मिलने से वह जल्दी ही स्वर्गवासी हो जाएंगे। अभी शाम के 4 बजे थे। बाहर फिर कुछ जोर जोर से झगड़े की आवाज़ें आने लगी। रेखा ने खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि शर्मा जी चल बसे। बड़ा बेटा बहू उनकी तिजोरी खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन राजन ने यह कहते हुए उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया कि पहले दाह संस्कार हो जाने दो, उसके बाद उनका कमरा खोला जाएगा, तभी तिजोरी भी खुलेगी। इसी बात में आपस में भाइयों में झगड़ा हो रहा था। सब लोगों ने समझा बुझाकर झगड़ा शांत कराया, यह कहते हुए कि पहले अपने पापा का दाह संस्कार तो करवा दो, बाद में तुम लोग फैसला करना। आनन फानन में शर्मा जी का दाह संस्कार किया गया और घर आकर उनके कमरे का ताला खोला गया, जहाँ कुछ मोहल्ले वाले और घर के सभी सदस्य एकत्रित थे। उनकी तिजोरी खोली गई तो पूरी तिजोरी खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, एक कागज़ ज़रूर पड़ा हुआ था। तिजोरी खाली देखकर राजन तो सन्न रह गया। वह सोच ही रहा था कि तभी रूपल कागज़ उठाकर पढ़ने लगी। राजन, तिजोरी खाली देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम लोगों की हरकतों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे तो मैं तुम लोगों को सब कुछ दे चुका था, घर, दुकान, पैसा, सब कुछ। बड़े भाई को तो तुम पहले ही लड़ झगड़ कर घर से बाहर कर चुके थे। दिन ब दिन तुम्हारे और बहू के बढ़ते हुए अत्याचार ने हम दोनों को काफ़ी तकलीफ दी थी। फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ तुम्हारे साथ रहता रहा कि तुम मेरे बेटे हो, कुछ भी हो हम लोगों का ध्यान तो रखोगे ही। लेकिन शायद मैं गलत था। मेरे पास सिर्फ यह मकान और कुछ बैंक बैलेंस था। राजन, तुम्हें याद है एक दिन जब तुम्हारी माँ की शुगर काफ़ी बढ़ गई, उनकी हालत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी और मैंने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, तो तुम उस दिन उनको हॉस्पिटल ना ले जाकर अपनी गाड़ी में ही पूरे शहर में घुमाते रहे और आखिरकार इलाज के अभाव में तुम्हारी माँ ने दम तोड़ दिया और तुम्हारी हठधर्मिता के आगे मैं बेबस होकर अपनी पत्नी के लिए कुछ न कर सका। यह पढ़कर रूपल के आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने बहुत ही गहरी नज़रों से राजन, उसके परिवार को देखा और रोते हुए फिर उसने आगे पत्र पढ़ना शुरू किया। यह बात मुझे उस दिन कांटे की फांस की तरह मेरे सीने में घुस गई। उसके बाद तुम चाहते थे कि मकान और सारा बैंक बैलेंस तुमको दे दूं, लेकिन मेरे मना करने पर तुम्हारे जुल्म मुझ पर बढ़ते ही चले गए। तुमने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया, किसी से बोलना बातचीत करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि किसी का मेरे पास आना जाना और मेरा खाना भी बंद कर दिया गया। मैंने उसी समय अपनी स्थिति को समझ लिया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अब मेरा भी यहाँ से दाना पानी उठ चुका है। जब अपनी माँ के साथ तुमने ऐसा किया है तो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हो। एक दिन जब तुम लोग बाहर घूमने गए हुए थे, तब मैंने अपने प्लान के मुताबिक इस घर को अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम के नाम कर दिया और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर को बेचकर उसका पैसा इसके रख रखाव और भविष्य के लिए दान कर दिया, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने पाए और हमारे जैसे लोगों का वहाँ पर अच्छे से गुजारा हो सके। बेटा तो पिता की दाहिनी भुजा होता है, उनका बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन आज उन कहावतों को तुम लोगों ने गलत साबित कर दिया। तुम लोग यह मकान खाली कर देना, क्योंकि मैं यह मकान बेच चुका हूँ। अच्छा, अलविदा मेरे बच्चों।
मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सभी लोग राजन को अछूत समझकर बड़बड़ाते हुए उसको अकेला छोड़कर अपने अपने घर खिसक लिए। राजन सर झुकाए चुपचाप बैठा जार जार आंसू बहाता रहा, क्योंकि आज वह खुद अपनी ही साजिश का शिकार हो चुका था, जिसका प्रायश्चित भी नहीं था। दोस्तों, माता पिता का जो कुछ भी होता है वह बच्चों का ही होता है। बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि आज नहीं तो कल पिता की प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी। लेकिन जो बच्चे माता पिता के साथ प्रॉपर्टी के लिए ऐसा करें, उन्हें शर्मा जी जैसा पिता होना चाहिए, ताकि वो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाएं। शर्मा जी ने अपने बेटे और बहू के साथ बहुत अच्छा किया, ताकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो। दोस्तों, आपको शर्मा जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।